दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है कि मैं आपको घटना चक्र की बुक पूरी कंप्लीट करा रही हूँ। आपकी आज क्लास 2 है। ये आपकी बुक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं दिखा रही हूँ। ये आपकी पूरी बुक है जो कि इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। तो मैं इसके सारा प्रैक्टिस सेट जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मैं सारा कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत ही कम दिनों में पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगी। इसके मैथ के सारे सवाल सब कुछ आपका कवर होगा। तो अगर आप ये बुक कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर डे ये क्लास ज़रूर देखिएगा। हम लोगों ने कल 100 क्वेश्चन किए थे, तो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि पर डे 100 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर ही पर डे वीडियो देखिएगा। ओके, 101 क्वेश्चन है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर। पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पूरा ही पढ़ लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की यह अवस्था दक्षिण अयनांत कहलाती है। तो क्या क्या ऑप्शन है? जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और रात छोटी होती हैं, या फिर जब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे रात लंबी होती हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो। तो ये सारी उपयुक्त सभी ऑप्शन होंगे जिसको हम लोग दक्षिणी अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? मकर रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु किस तिथि को होती है? 23 सितंबर को। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर किस तिथि को लंबवत पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत या फिर सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग क्रमशः जल व स्थल से घिरा हुआ है? तो जल से घिरा 70.8% और स्थल से घिरा है 29.2%। ठीक है। किस गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है? उत्तरी गोलार्ध में। समस्त स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है? 75% भाग। समस्त स्थलीय भाग का लगभग 75% भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहा जाता है। चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा अक्ष के परितल लगभग कितने दिनों में परिभ्रमण पूर्ण करता है? 27 दिनों में। चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे 40 मिनट। 24 घंटे 40 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, उसे चंद्र दिवस कहलाता है। नक्षत्र माह क्या है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगा समय। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग ही क्यों दिखाई पड़ता है? चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि की समानता के कारण। किसका प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? केवल सूर्य का भाग। सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की कला किसे कहते हैं? नंबर ए पॉइंट है चंद्रमा के प्रकाशित भाग की घटना को और चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बढ़ना, दोनों ही घटना को चंद्रमा की कला कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला पॉइंट, जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों ही, इसमें पूछा कौन सी सही है, तो हमारे दोनों ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन सही क्या है? जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। इन्होंने कृष्ण पक्ष कह दिया जबकि उल्टा बोल दिया इन्होंने। जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता है यानी बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। यदि चंद्रमा का प्रकाशमान जब घटता है तो उसे हम कृष्ण पक्ष से संबोधित करते हैं। ये पॉइंट, ये बॉक्स आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और कमेंट में लिखिए कि नोट्स जो पॉइंट मैं बताती जाती हूँ ऐसे, तो वो अपनी अपनी, ये तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, बाकी कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। जो आपको आता हो उसे इग्नोर कीजिए, जो नहीं आता उस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। निम्नलिखित में से क्या सही है? पेरिस वह स्थिति है जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है। ठीक है, तो उस स्थिति को पेरिस कहते हैं। एपोजी वह स्थिति है जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो उसे एपोजी स्थिति कहते हैं। तो दोनों पेरिजी एंड एपोजी दोनों याद कर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस अवस्था को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण हमारा पूर्णिमा को घटित होता है।
चंद्र ग्रहण की घटना सदैव पूर्णिमा तिथि को होती है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को घटित क्यों नहीं होता? पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षीय तलों में झुकाव होने के कारण। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या को। डायमंड रिंग का संबंध किससे? पूर्ण सूर्य ग्रहण से। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य ग्रहण की परिघटना न्यूनतम और अधिकतम कितनी बार संभव है? तो न्यूनतम संभव है 2 बार, अधिकतम संभव है 5 बार। सूर्य ग्रहण की परिघटना वर्ष में कम से कम 2 बार और अधिकतम 5 बार संभव हो सकती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई की गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई की गहराई लगभग 11,033 मीटर है। पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7, जिसे हम महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप किससे अलग हुआ है? काकेशस पर्वत से भी, यूराल नदी से, यूराल पर्वत से, तीनों से जो हमारा एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से अलग हुआ। किससे किससे? काकेशस पर्वत है तब भी ये सही होगा, यूराल पर्वत है तब भी सही होगा, यूराल नदी है तब भी सही होगा। इन तीनों के द्वारा एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती? अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क, मकर, विषुवत तीनों किस महाद्वीप से गुजरती? अफ्रीका महाद्वीप से। याद रखिएगा। कौन सी रेखा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच गुजरती है? विषुवत रेखा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। कौन सी? नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि से जुड़ा है? पनामा जल संधि से। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन स्थित है। अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रभावित करती है? अटलांटिक महासागर में। कौन सा एक महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा महाद्वीप स्थित है? आर्कटिक महाद्वीप। भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी पर जलीय भाग की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जलीय भाग की परसेंटेज अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थलीय विस्तार है। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एवं हीलियम। उपयुक्त सभी। वायुमंडल की प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, जिनॉन प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की अधिकता पाई जाती है? निचले वायुमंडल में। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 6,370 किलोमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितनी परतों में विभाजित किया जा सकता है? 3। कौन कौन? भूपर्टी, मैंटल और क्रोड। भूपर्टी की औसत मोटाई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर। महाद्वीपीय भाग तथा महासागरीय भाग में भूपर्टी की मोटाई क्रमशः लगभग कितनी है? तो महाद्वीपीय भाग में 30 किलोमीटर और महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपर्टी किससे निर्मित है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। महासागरीय भूपर्टी साइमा किससे बनी है? सिलिका एवं मैग्नीशियम। साइमा तो सा से सिलिका हो जाएगा, मा से मैग्नीशियम हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सा से आप लोग सिलिका कर लीजिए, मा से मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा कि महासागरीय भूपर्टी जो है साइमा किससे बनी? तो सा से सिलिका, मा से मैग्नीशियम। भूपर्टी की औसत घनत्व कितना है? 2 से 2.5। मैंटल परत से क्या तात्पर्य है? भूपर्टी से 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित परत को हम लोग मैंटल कहलाते हैं। मैंटल परत ठोस शैलों से निर्मित है।
दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं? मेंटल का ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा कहाँ से निकलता है? दुर्बलता मंडल से ही निकलता है। कोर का निर्माण किन खनिज तत्वों से हुआ है? निकेल और लोहे से। मौलिक रचना के अनुसार चट्टानों के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? मौलिक रचना के अनुसार चट्टानों के 3 भाग कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से हुआ है। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा व बाह्य भाग लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक हो, उन्हें हम अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्षारीय आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? बेसाल्ट, गेब्रो, डोलेराइट, ये क्षारीय आग्नेय चट्टानें हैं, तो युक्त सभी हो जाएगा। अवसादी चट्टानें किस प्रकार निर्मित होती हैं? विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से, जीव जंतुओं के जमाव से, पेड़ पौधों के जमाव से, सबसे ये सब अवसादी चट्टानें बनती हैं। परतदार चट्टानें किसे कहते हैं? अवसादी चट्टान को। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, स्लेट, कोयला तथा खड़िया अवसादी शैलों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। परतदार चट्टानें या अवसादी चट्टानों भिन्न भिन्न रूपों की होती हैं। इनमें बहुत सी परतें अथवा स्तर होते हैं। इन चट्टानों में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। इन चट्टानों में जोड़ तथा संधियां होती हैं। कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तापमान में परिवर्तन के कारण, दाब में परिवर्तन के कारण, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उपयुक्त सभी। ताप, दाब में परिवर्तन, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप तीनों कारणों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर। रूप परिवर्तनकारी कारक किसे कहते हैं? भूदृश्यों के विकास में जिन कारकों का प्रत्यक्ष योगदान हो, भूदृश्य के विनाश में जिन कारकों का परोक्ष योगदान हो, भूदृश्यों के विकास में जिन कारकों का परोक्ष योगदान हो, ये तीनों कारण रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। पटल विरूपण से किन भूदृश्यों का निर्माण होता है? महाद्वीप का, पर्वत, दोनों का। पर्वतों की रचना में संलग्न क्षैतिज गतियां कितने प्रकार से कार्यशील होती हैं? 2। कौन कौन? दबाव मूलक, तनाव मूलक। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शीर्ष की तरह ऊपर उठे या मोड़ को अभिनति कहते हैं, या फिर गर्त या द्रोणी की तरह नीचे धंसे मोड़ को अपनति कहते हैं। दोनों की गलत है। इसका सही क्या होगा? शीर्ष या फिर शिखर की तरह ऊपर की ओर उठे मोड़ को अपनति कहते हैं। गर्त या द्रोणी की तरह नीचे की ओर धंसे मोड़ को अभिनति कहते हैं। मैंने मतलब याद करने की टिप बनाई। जो ऊपर उठा हुआ है उस मोड़ को अपनति कहते हैं, जो नीचे धंसा हुआ है उसे हम अभिनति कहते हैं। तनाव बल की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे कहा जाता है भ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय दृष्टि से दृश्यता के आधार पर भ्रंश के विभिन्न प्रकार हैं? व्युत्क्रम भ्रंश, समांतर भ्रंश, सोपान भ्रंश, या तीनों? ऐसा कभी नहीं होगा। ज्यामितीय दृष्टि से दृश्यता के आधार पर भ्रंश निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन? समांतर भ्रंश, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, अनुदैर्ध्य भ्रंश, सोपान भ्रंश, या तिर्यक भ्रंश। भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थल कृतियां कौन सी हैं? होस्ट, ग्राबेन, रिफ्ट घाटी, ये तीनों ही ऑप्शन होंगे इसके। निम्नलिखित में से कौन सा होस्ट या प्रशोभन पर्वत नहीं है? तो ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्य श्रेणी नहीं पूछ रहा है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा होस्ट या प्रशोभन पर्वत है? तो कौन सा है? ऑप्शन है इसका एंडीज। अब पढ़ते हैं पूरा। एंडीज होस्ट या प्रशोभन पर्वत नहीं है, इसका क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, आप क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिएगा, आप ये पढ़िएगा। ठीक, ये पढ़िएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। एंडीज होस्ट या प्रशोभन पर्वत नहीं है, उसने क्वेश्चन गलत पूछा है। ठीक है, आप ये पढ़िएगा। एंडीज होस्ट या प्रशोभन पर्वत नहीं है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, भारत के विंध्य श्रेणी, सतपूर्णा श्रेणी, अजंता श्रेणी प्रशोभन पर्वत के उदाहरण है। दो भ्रंशों के बीच उठे हुए स्थल खंड को होस्ट या प्रशोभन पर्वत कहते हैं। राइन नदी किन पर्वतों के बीच प्रभावित होती है? ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजेस के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी में प्रभावित होती हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में प्रभावित होती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। विश्व किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। निरंतर सक्रियता के कारण ही माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या सही है?
हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर ही देखते हैं।